तो बच्चों आज की क्लास में वी आर इट इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ एनएससीजीएस और आज की इस क्लास में हम ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो बिफोर स्टार्टिंग समथिंग हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का क्या वेटेज है और क्या पैटर्न है। तो अगर हम एनएससीजीएस की बात करें बच्चों, अगर हम एनएससीजीएस की बात करें तो एनएससीजीएस के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे बच्चों। 20 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। इनफैक्ट 20 क्वेश्चंस ही आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस ही आपको बायोलॉजी के देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, ये दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होंगे बच्चों। एक तो होगा वेरी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए। इस सेक्शन ए के अंदर बेसिकली पेपर सारा एमसीक्यू ही है। 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 16 क्वेश्चंस बच्चों। इन 16 क्वेश्चंस में ये सिंगल करेक्ट होंगे, सिंगल करेक्ट। और यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी। जो सेकंड सेक्शन है आपका, सेक्शन बी, इस सेक्शन बी में 4 एमसीक्यू होंगे बट दे विल बी मल्टी करेक्ट। मल्टी करेक्ट का मतलब बच्चों क्या हुआ कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये 6 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होने वाला है। 6 मार्क्स का मतलब आपको 6 नंबर तभी मिलेंगे जब लेट अस से कि किसी भी क्वेश्चन के 3 ऑप्शन करेक्ट है, ए बी एंड डी। तो ए बी और डी जो बच्चा मार्क करेगा उसी को 6 मार्क्स मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको नहीं मिलने वाली। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग एंड नो पार्शियल मार्किंग। तो ये तो है कुल मिलाकर के अपना फिजिक्स का या केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी यही पैटर्न है आपका कुल मिलाकर। दो सेक्शन, एक में मल्टी करेक्ट और एक में सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल करेक्ट के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। तो ये जो एमसीक्यू पार्ट है इसमें तभी मार्क मिलेगा आपको जब आपके सारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप मार्क करें। क्लियर है? आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स की। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है आपकी किसकी, ऑप्टिक्स की या लाइट की क्लास। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बेसिकली 10th क्लास का बच्चा है, बट मैं देख पा रहा हूं कि बच्चा यहाँ पर जो है आपका 9th क्लास का भी जुड़ा हुआ है हमसे। 9th क्लास का बच्चा भी क्लास अटेंड। तो ये जो ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है बच्चा, बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है। बहुत जो जो चीजें काम की वही करेंगे। अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ऑप्टिक्स का देखने को मिलता है आपके एनएससीजीएस एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर लाइट। कुछ कुछ चीजें बड़ी थ्योरेटिकल सी हैं, वो बड़ा ब्रीफ सा करेंगे। वो स्लाइड्स के अंदर चीजें हैं, वो आप एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ये पीडीएफ है ये शेयर हो जाएगी। आप उस पीडीएफ से भी जरूर एक बार रीडिंग करें। तो लाइट जो है बच्चों, लाइट लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का अपना ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर का मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी है और इसका वेव नेचर भी है। इट इज हैविंग वेव नेचर एज वेल एज वेव नेचर एज वेल एज ड्यूअल नेचर। तो जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं कोशिश करें कुछ ना कुछ लिखते रहें। आपके पास एक पेन नोटबुक जरूर हो। जो भी पेरेंट्स साथ में हैं वो भी आप प्लीज देखें कि आपका बच्चा नोटबुक और पेन के पास हो, के साथ ही वो क्लास अटेंड करें। अदरवाइज वो जो क्लास है वो कोई सेंसफुल नहीं है अटेंड करने की। तो ड्यूअल नेचर है यानी कि आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर बच्चों। पार्टिकल नेचर ये ड्यूअल नेचर है।
यानी कि जो आपकी लाइट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलेंगे। ये तीनों म्यूचुअली क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे तीनों एक दूसरे। जो लाइट है वो अगर हम बात करें वैक्यूम में या एयर में बच्चों, तो वो 3 × 10⁻⁸ के साथ क्या करेगा? वो मूव करेगी लाइट। ठीक है, बहुत डिटेल में बहुत चीजें नहीं करेंगे, काफी चीजें आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, अभी आपको बताया वो क्या है, वो 3 × 10⁸ है। ये वैक्यूम के अंदर है। अगर पार्टिकल, अगर अगर ये जो आपकी लाइट है, ये अगर अपना मीडियम चेंज कर लेगी, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी बच्चों, तो वो अपनी स्पीड क्या करने वाली है? वो चेंज करने वाली है। जब कोई भी लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ, दोनों चीजें चेंज होने वाली हैं। कैसे चेंज होने वाली है? वी आर हैविंग अ रिलेशन C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। आपके पास बच्चों एक रिलेशन है C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। C is the speed of the light in that medium, mu is the frequency and lambda is the wavelength। ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि लैम्डा आ गया है, वेवलेंथ आ गई है। इसका मतलब इसके साथ क्या एसोसिएटेड है? इसके साथ वेव नेचर एसोसिएटेड है बच्चों। तो अगर सी किसी मीडियम में बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। ध्यान रहे, म्यू जो है आपका फ्रीक्वेंसी बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहने वाली है? फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। चाहे आपका रिफ्लेक्शन हुआ हो, चाहे आपका रिफ्रैक्शन हो, चाहे आपका टीआईआर हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है किसकी? लाइट की, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। डन? ओके। एंड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स इन नेचर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलोइश ग्रीन कलर एंड द लीस्ट सेंसिटिव फॉर द वायलेट कलर। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी बच्चों। कैसे ट्रेवल करेगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी बच्चों। क्लियर है? आप लोगों को बच्चों एक असाइनमेंट भी आपको मिला हुआ है, सभी को आई होप सबको शेयर कर दिया गया है। आज की क्लास के बाद आप वो असाइनमेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उनकी डाउट्स कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल लेट यू नो एट द एंड ऑफ द क्लास। बट वो जो असाइनमेंट है वो सभी को बड़ी ईमानदारी के साथ करें। दैट विल बी मोर देन इनफ, दैट विल बी मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? जब भी कोई लाइट रे, whenever any light ray is incident on any surface and it is bounce back in the same medium, वो अगर उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए बच्चों, तो वो फिनोमेना आपका क्या कहलाएगा? वो फिनोमेना आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ऑल दो यहां पर क्योंकि मीडियम सेम ही है, इसलिए यहां पर क्या होने वाला है? बाकी सब चीजें भी क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी आपकी। तो द वेरी फर्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द वेरी फर्स्ट लॉ, देखो बेटा, कोई भी इंसिडेंट रे है, कोई नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, these all three lie in the same plane at the point of incidence। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा आपका, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट लॉ। एंड द सेकेंड लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही शानदार रूल आपका।
आई इज इक्वल टू आर, यानी बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब आपकी ये बात हो सकती है कि सर ये इंसिडेंस एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो बच्चों, कोई भी लाइट इंसिडेंट हुई, लेट अस से कि यहां इंसिडेंट हो रही, यहां पर आपने तो नॉर्मल ड्रॉ किया, incident ray, the angle made by the incident ray with the normal is known as angle of incidence, and the angle made by the reflected ray with the normal is known as angle of reflection. तो ये कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, ये दोनों इक्वल होंगे। ये नॉर्मल है आपका, इस नॉर्मल के साथ ये बनाया हुआ एंगल लेटर से आई है और ये बनाया हुआ एंगल आर है, तो आई और आर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये सरफेस प्लेन अगर ना हो, अगर सरफेस क्या ना हो, प्लेन अगर सरफेस ना हो, तो उस केस के अंदर यानी कि चाहे इरेगुलर सरफेस हो, चाहे आपका रेगुलर सरफेस हो, चाहे कर्व सरफेस हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, ये जो लॉज है आपके, ये हर प्रकार के सरफेस के लिए क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। वेदर इट इज रेगुलर, इरेगुलर, कर्व, डिफ्यूज और सिमेट्रिक सरफेस, जैसा मर्जी सरफेस हो, लो का मतलब ही यही है कि वो हर सरफेस के लिए वैलिड है। क्लियर है। लेकिन कई बार इसमें हमसे पूछ लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ, ये मैं लिखवा रहा हूं, ये थोड़ा सा सभी बच्चे नोट करेंगे प्लीज। मुझे पता नहीं, हमेशा थोड़ा सा लगता है कि एनएससीजीएस पक्का कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछेगी इस पे। वेक्टर फॉर्म ऑफ जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस पर पक्का हो सकता है कि इस बार ही पूछ ले। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस पे देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा फंडा है ये। लेट अस से कि ये कोई आपका नॉर्मल है और ये लाइट रे आई बच्चों और ये इधर चली गई यार, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज आई कैप, दिस इज आई कैप, दिस इज आर कैप, दिस इज एन कैप। याद आ रहा होगा नाइन्थ क्लास के बच्चों को भी और टेंथ क्लास के बच्चों को भी, मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों के ऊपर कि ये आपने पढ़ा हुआ है कैप वाली फॉर्मेट। ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि सर ये जो आई कैप है, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, अलोंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ये जो आपका आर कैप है, ये बच्चों आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग किसके, अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, अलोंग रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग है। और एक एन कैप और भी है बेटा, एन कैप क्या चीज है, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, ये जो आपने नॉर्मल बनाया है उसके अलोंग है, ये उसके अलोंग है। डन। तो अगर ये सब है तो सर जो इक्वेशन, जो फॉर्मूला इस लॉ को जस्टिफाई करेगा, जो मुझे याद रखना होगा, वो क्या याद रखना होगा, वो याद रखना होगा क्या, आर कैप वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप मल्टीप्लाई बाय एन कैप। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, चंचल सर ने बता दिया, बस अब इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। R cap vector is the unit vector along reflected ray. So R cap is equal to I cap minus twice of I cap dot N cap multiply by N cap. This is the vector form of law of reflection. Done.
इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। दिस इज डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट होगा देयर विल बी अ स्केलर नंबर। स्केलर नंबर आ गया, उसको फिर आपने एन कैप से मल्टीप्लाई। इसको एज इट इज याद रखना है बच्चों। क्वेश्चन किस तरह का आता है इसमें कि आपको क्या कहा होगा, आपको इन तीनों में से कोई दो चीजें गिवन होंगी। या तो वो कहेगा कि लाइट रेज इंसिडेंट अलोंग दिस, यानी कि आपको या तो यूनिट वेक्टर गिवन होगा या यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आई होप सबको पता है। जो भी वेक्टर आपको दे रखा हो जस्ट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मुझे बड़ा, सब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट सा लगता है। ये जो फॉर्मूला है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला मुझे। ओके, अच्छा अगर इसके बाद बात करें कि ऑब्जेक्ट और इमेज, तो बड़ी सिंपल सी भाषा में बात करें बच्चों, तो जहां से लाइट रे डाइवर्ज हो रही हो या डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हो, वो तो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जहां पर लाइट रे मीट कर रही हो या मीट करती हुई दिख रही हो, अपीयर्स टू मीट, दैट पॉइंट इज इमेज। जहां एक्चुअली डाइवर्स करेंगी दैट इज रियल ऑब्जेक्ट। जहां रियल में मीट करेंगी वो रियल इमेज, और अपीयर होंगी तो वो वर्चुअल। ध्यान ये रखना है, आप ये देखिए कि जब डॉटेड लाइन से जब मैं बनाऊंगा, जब मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा तो वो वर्चुअल केस को रिप्रेजेंट करती है, और जब मैं सॉलिड लाइन से बनाऊंगा तो वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रियल पाथ रिप्रेजेंट। ये सब मैं आपको बता दिया, दिस इज रियल इमेज। अगर एक्चुअल में लाइट रे, ये कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट था जहां से लाइट रेज क्या दिख रही हैं, डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं। और इसके बाद अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्लेन मिरर। यानी कि अब तक जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो क्या है, एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों आपका, एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर जो है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनएससी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिक्स पूरी आपकी जो 9th क्लास की, वो भी हम करेंगे। तो मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो ऑप्टिक्स हम करेंगे, और उसके बाद जो मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है दैट वी आर डूइंग, मैं आपके साथ वो करने वाला हूँ। प्लेन मिरर की बात करें बच्चों की, प्लेन मिरर क्या है सबको बहुत अच्छे से पता है, मुझे लगता नहीं आपको कोई बहुत डिटेल में इसको बताने की जरूरत है। कोई भी ग्लास आपने ले लिया, कोई भी ग्लास सरफेस बच्चों आपने ले लिया, उसका एक सरफेस आपने क्या कर दिया, एक सरफेस आपने क्या कर दिया, सिल्वर पॉलिश कर दिया बच्चों, सिल्वर पॉलिश कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये रिफ्लेक्टिंग बन गया बच्चों। ये पार्ट आपका क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग बन गया। ये प्लेन मिरर बन गया। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। एक और दो तीन चीजें छोटी छोटी अगर मैं बात करूं बच्चों, कि लेटेस्ट से कि यहां कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहां से डी डिस्टेंस पर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी डी डिस्टेंस के ऊपर ही बनने वाली है। ऑब्जेक्ट का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस is equal to the perpendicular distance between the mirror and the image। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बच्चों ध्यान रहे। यानी कि सर मैं किसी भी बॉडी की इमेज कैसे, अच्छा एक बात देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपकी रियल थी, ये ऑब्जेक्ट आपकी रियल थी, तो इमेज कैसे बनेगी, देखो लाइट रे यहां से जाएगी बेटा, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी। लेट अस से कि लाइट रे यहाँ गई और ये इधर रिफ्लेक्ट की बच्चों, तो ये जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वर्चुअल इमेज बनी आपकी। प्लेन मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट आपकी कैसी थी, रियल थी, द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी। तो एक तो ये कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा बच्चों, और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि साइज ऑफ इमेज
साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में हमेशा बच्चों ऐसा होगा कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहने वाला है, आपका सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटा एक और वर्ड आएगा, अभी हम प्लेन मिरर पे बात करेंगे। तो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर की, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये जो है ये आपकी रहती है +1। अब बात ये है कि सर ये मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। तो बच्चों ये आज की क्लास में बहुत बार यूज होने वाला है मैग्निफिकेशन। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा अटेंटिव होकर के पढ़ें प्लीज। एक्चुअल में बच्चों मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन का मतलब है साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन, ये पूरी ऑप्टिक्स के अंदर काम आने वाली है। चाहे वो आपका लेंस वाला पार्ट हो, चाहे वो आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हो, चाहे आपका यहां पर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो। तो यानी कि सर अगर क्या हो, तो बच्चों अगर मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 हुआ, का मतलब क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ इज ग्रेटर देन 1। का मतलब बच्चों एच आई बड़ा हुआ किससे, एच ओ। यानी इमेज जो बनेगी वो इमेज क्या बनेगी, इमेज का साइज बड़ा होगा, इमेज का साइज बड़ा होगा। यानी कि इमेज जो बनी इस केस में, इमेज फॉर्म इज मैग्निफाइड, इमेज फॉर्म्ड इज मैग्निफाइड, और यू कैन से एनलार्ज, और एनलार्ज्ड बच्चों, एनलार्ज। मैं मॉड एम की बात कर रहा हूं, साइन नहीं लेकर के आया हूं, साइन का मतलब अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ मॉड एम का मतलब बताया है मैंने आपको कि मॉड एम का क्या मतलब है बच्चों। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका मॉड ऑफ एम, अगर मॉड ऑफ एम लेस देन 1 है बच्चों, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो इमेज बनेगी, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, image formed is diminished, diminished image बनेगी बच्चों। डन, ओके। एंड द लास्ट वन इज इफ मॉड ऑफ एम इक्वल्स 1। अगर मॉड ऑफ एम इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब एच आई बराबर हो गया, एच आई बराबर हो गया किसके, एच ओ के। यानी इस केस में क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, इज इक्वल टू हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पर यानी कि सर मोड जो है ना, मोड ऑफ एम, मोड ऑफ एम एक ही काम करेगा, वो सिर्फ किसके बारे में बताएगा, वो आपको, चाहे वो कोई सा मिरर हो यार दोस्तों, चाहे वो आपका स्फेरिकल मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, वो सिर्फ साइज के बारे में बता सकता है। किसके बारे में बता सकता है, साइज के बारे में बता पाएगा, और किसी के बारे में नहीं बता पाएगा। तो सर फिर नेचर के बारे में कौन बता पाएगा, नेचर के बारे में बताएगा साइन ऑफ एम, साइन ऑफ एम। ये और इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एम पॉजिटिव है,
अगर आपका m पॉजिटिव है यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, उस केस में क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड इज कैसी? वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन रहता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एम पॉजिटिव होने का मतलब जो इमेज जो आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब तो समझ में आ गया, इरेक्ट का मतलब समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाह रहे हैं यार आप, तो ये जो है, ये इस पेन की जो टिप अगर ऊपर है तो इसकी जो इमेज बनेगी बच्चों, में भी ऐसी ही इमेज बनेगी, इसकी टिप ऊपर ही रहने वाली। और अगर बच्चों एम आपका नेगेटिव हुआ यार, एम अगर नेगेटिव हुआ यार, तो क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ये मान लीजिए ये इनकी जोड़ी है, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एम पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल एंड एम नेगेटिव मीन्स रियल। डन। तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की प्लेन मिरर की जो आपकी मैग्निफिकेशन है, वो मैग्निफिकेशन क्या रहने वाली है? +1 रहने वाली है। 1 तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो साइज ऑफ इमेज बना है वो कैसा है, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, या पॉजिटिव साइन आया तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट भी। इसीलिए जब आप सुबह शीशे के सामने जिस राक्षस को देखते हैं वो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देता है ना। जब आप अपने आप को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा आपको? बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, उतनी हाइट का दिखाई। ओके। तो द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, सर ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी प्लेन मिरर के अंदर? इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम से कैसे करेंगे बच्चों? और किसी भी पॉइंट की इमेज पता है कब बनेगी? क्या एक बात सोचिए, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कब देती है? कब दिखाई देगी? उस पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट से प्यारे बच्चों, जब लाइट रे कहां पहुंच जाएगी? आपकी आंखों में पहुंच जाएगी, वही इमेज तभी दिखाई देगी, वो ऑब्जेक्ट तभी दिखाई दे पाएगी। क्लियर है? सिंपल सा फंडा है। जहां पर भी दो या दो से ज्यादा लाइट रेज मीट करेंगे ना, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी, दो या दो से ज्यादा। वो जो डायग्राम होगा, दैट डायग्राम इज नोन एज रे डायग्राम। उस रे डायग्राम के अंदर एरो जरूर बनाना, अभी बताएंगे जब। ठीक है। तो सर प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनानी है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या? फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैंने अभी आपको बताया, मैं थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम्पल लेके करना चाहता हूँ। थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल करेंगे। आप सब बड़े अच्छे बच्चे हो, आपके साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम आज के लिए। ये ऑब्जेक्ट है यार, और बच्चों हमें कहा गया है कि इसकी इमेज लोकेट करिए यार आप। इसकी इमेज लोकेट करने के लिए हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट हैं। एक तो क्या, एक कॉन्सेप्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इमेज का मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहने वाला है? वो इक्वल रहने वाला। आपको पता क्या करना है बच्चों? सुन लो बड़े ध्यान से सब बच्चे। आप ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। आप कहोगे सर यहां तो मिरर है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम एक्सटेंड कर लेते हैं बच्चों। ये लो, एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने यहां से इस पर ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। जितनी डिस्टेंस ये आई, मान लो ये डिस्टेंस डी आई बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है 9th क्लास के बच्चों को। जो बच्चे पहली बार ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है।
कि मेरा वादा है आपको, आज की क्लास जब आप खत्म करेंगे तो आप जितना हमने आज पढ़ा होगा ना, अब बहुत अच्छे से इन 10th क्लास वाले बच्चों से बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप सब। पक्की बात है ये, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट तो देखो आपको ज्यादा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बड़ा टास्क कर रहे हैं, है ना। 9th क्लास में रहते हुए आप वो सारी चीजें आपको पढ़नी, क्योंकि सब एनएससीजीएस के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। यही एक पार्ट है जिसमें बहुत चीजें। हम क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट से यहां परपेंडिकुलर डालेंगे। अब क्या किया हमने, जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये था उतना ही और ड्रॉ कर दो पीछे की तरफ बच्चों। ये लो यार, ये लो। डी अगर ये था ना यार, तो बच्चों डी ही ये बना दिया मैंने, यहां इमेज बनेगी। सर जस्टिफाई कर दो ना यार, रे डायग्राम से बताओ कैसे बनेगा, बिना रे डायग्राम के मानने वाली बात नहीं है। तो भैया देखो रे डायग्राम से बता देता हूं। क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, सब बच्चे ध्यान से देखिए प्लीज। हम क्या करते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रे भेजी हमने, यहां पर ये एरो बना दिया, इसका मतलब लाइट रे ऐसे गई है और यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी नो डाउट, ये लो जी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। एक्चुअल में लाइट रे मीट नहीं कर रही, तो मुझे उसको डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा कि वो इस लाइन पर कहां मीट करेगी। और देखो ऐसा नहीं होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से एक ही लाइट रे आ रही होगी और एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी, या दो लाइट रे आ रही होंगी दो ही डायरेक्शन में। इनफाइनाइट लाइट रेज इन इनफाइनाइट ऑल द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है आपके पास, इससे जो भी लाइट रेज है ना बच्चों, वो सभी डायरेक्शंस में 3D डायरेक्शन जा रही हूं। एक लाइट रे ये आई और ये चली गई, ये आपकी इमेज हो गई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो, क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गई। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि कोई बहुत शानदार सा क्वेश्चन किया जाए, तो मैं भी उस चीज के लिए तैयार हूं, आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाने के लिए। और वो क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। सवाल ये है कि जवाब क्या है ना। देखो ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये वाई एक्सिस है यार। एक ये प्लेन मिरर बना देता हूं यहां पर, ये एक प्लेन मिरर है। आप देखेंगे कि किसी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला है। ये प्लेन मिरर है, ये एक्स एक्सिस के साथ प्यारे बच्चों 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट रख दी है, ये एक ऑब्जेक्ट रख दी है बच्चों, क्योंकि यहां से कितने डिस्टेंस पर है, मान लो 2 मीटर के डिस्टेंस पे या 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, ठीक है। मुझे इसकी इमेज लोकेट करनी है। क्या करनी है, इसकी इमेज लोकेट करनी है। एक ही फंडा है, एक ही लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन मिरर। सर यहां तो है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंड कर लो, ये लो जी, एक्सटेंड कर लिया मैंने। एक्सटेंड कर लिया, तो अब क्या करें, सर अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। जितनी डिस्टेंस ही आया, ये एंगल 45 डिग्री है बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस यहां चलेंगे हम। तो अब आप देखिए, ये 2 मीटर था आपका, तो बेटा आप ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बड़े आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि अब आपको एंगल पता लग गया। इस वाली ट्राइंगल के अंदर भी आप देखिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। तो यार ये 2 मीटर, तो जितनी लेंथ ये उतनी ही ये, उतनी ही ये, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई आपकी,
2 मीटर ही आ गई यार। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई? 0, -2। यहां इमेज बनने वाली है। क्या समझ में आ पाई ये बात आपको? कोई रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस। डन। एंगल ऑफ डेविएशन। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, अभी रुकिए आप। एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? पहले तो डेविएशन का मतलब समझो। डेविएशन का मतलब तो ये है कि हमें ये क्लास अटेंड करनी है एनएससी जीएस की तैयारी के लिए। ये तो था टारगेट, इसके लिए हमें इंसिडेंट किया गया था, भेजा गया था, और अब हम यहां से भटक करके कुछ का कुछ ही करने लग गए। वो डेविएट। लाइट रे इस प्लेन मिरर पर ऐसे आई, ऐसे चली गई। एक्चुअल डायरेक्शन तो ये थी, इधर जाना चाहिए, लेकिन फाइनली गई इधर। एक्चुअल डायरेक्शन से जहां वो गई, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, द एंगल बिटवीन द फाइनल रे, इसके ऊपर एनएससी जीएस में बहुत बार क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। बहुत बार क्वेश्चन आया है एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्लेन मिरर कितना डेविएशन देगा प्यारे बच्चों? आप देखिए, लाइट रे को ऐसे आना चाहिए था, लाइट रे गई ऐसे है, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल कैसे आया होगा? सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। सर ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, मैं जानता हूं। ये एंगल आई, तो ये भी कितना है? आई। अभी बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 2i हो गया। 180 माइनस 2i, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्लेन मिरर जो डेविएशन आपको प्रोवाइड करेगा प्यारे बच्चों, वो कितना प्रोवाइड करेगा? 180 डिग्री माइनस 2i। और अगर आप रेडियंस में बात करना चाहते हो यार, तो रेडियन में पाई माइनस 2i हो जाए। कैसे आया मैंने आपको बड़े आराम से बता दिया। सभी चीजें, ये रिजल्ट याद रखेंगे। 180 डिग्री माइनस 2i, ये एंगल डेविएशन ऐसे आया। ये एंटी क्लॉकवाइज भी आया। डायरेक्शन इज अगेन इंपॉर्टेंट, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है आपका? एंगल ऑफ डेविएशन है। अगर डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में आप ग्राफ बनाएंगे प्लेन मिरर के लिए, तो यार आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बन रही है, नेगेटिव स्लोप बन रहा है। तो नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा ग्राफ, दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, क्या होती है बच्चों? नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो गई, तो वो कैसे जाएगी? वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ये फंडे पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन। कोई भी लाइट रे जब नॉर्मली इंसिडेंट होती है, जब कोई भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो वो अपना पाथ बच्चों क्या कर लेती है? रिट्रेस कर लेती है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया प्यारे बच्चों? जीरो हो गया यार। कितना हो गया? जीरो हो गया। क्लियर है? डन। फटाफट से बता दीजिए। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कर दें जरा इस क्वेश्चन को। एंगल ऑफ डेविएशन निकाल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए बस मुझे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो बच्चे घर पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल जोर से आंसर बताएं, कितना आंसर आएगा मैं सुन लूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप। 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30। आपके पेरेंट्स को पता लगना चाहिए कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। 120 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन आएगा प्यारे बच्चे। कितना आएगा? 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। डन। ये देखिए बड़े कमाल का क्वेश्चन। तो मिरर्स के बीच एंगल दे रखा है 50 डिग्री, और एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई।
आपसे क्या पूछा है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा पता है कैसे करेंगे यार? यहां से लाइट रह गई, मैं एक एक पहले आपको एक तरीका बताता हूं, देन आई विल टेल यू अनदर मेथड। सर ये एंगल 30 डिग्री यार, तो ये एंगल 60 डिग्री आया सर, ये यहां जाकर के हिट करने वाला है। 60 प्लस 50 इज 110। 110 बच्चों, ये थोड़ा सा सही बनाने दो यार। ये कितना आ गया आपका? 70 डिग्री। तो यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यहां नॉर्मल बनाएंगे बच्चों, नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल कितना आएगा? 20 डिग्री। बच्चों ये वाला कितना हो गया? 20 डिग्री। एक्चुअल में ये फाइनल है। अब आप देखिए, दो जगह से डेविएशन आएगा बच्चों, प्लीज एवरीबॉडी प्लीज। ये लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी बच्चों। पहला डेविएशन तो यार यही आ गया, 180 डिग्री माइनस 2 आई कर ले, चाहिए आप कितना आ गया ये वाला आपका? 120 डिग्री। अपने को टोटल, जब इंक्लाइंड मिरर आएगा, जब टोटल डेविएशन बता 120 डिग्री। और भैया अब इस लाइट रे को इधर जाना था, ये इधर चली गई, तो पूरा 180 ये है, 40 माइनस कर दो, 140 ये हो गया। ये वाला भी क्लॉकवाइज में और ये वाला भी क्लॉकवाइज में, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? 120 प्लस 140, 260 डिग्री। क्या आया बेटा आपका? 260 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में आया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया बच्चों, कितना आपका? 260 डिग्री। डन। अच्छा ये रिजल्ट ऐसे भी आ सकता था, डेविएशन, नेट डेविएशन इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 50। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। नेट डेविएशन इज 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 50। सर ये क्या कर दिया आपने? चलो मेरे कहीं से एक काम करो आप, छोटा सा फिर बताऊंगा इस। मैं कहता हूं आप एक काम करो, इस 30 डिग्री को 40 डिग्री करके आंसर बताओ आप। जैसे मैंने एक एक स्टेप किया है, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को 40 डिग्री करें यार एक बार के लिए प्लीज। एक बार इसको 40 डिग्री करके एक बार आंसर एक बार चेक करें क्या आएगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, चेक करें प्लीज। कितना आंसर आ रहा है? चलो मैं करके बताता हूं आपको। ये एंगल मैंने 50 डिग्री रखा है बच्चों। ये लाइट रे मैंने कहा है 40 डिग्री पर आने के लिए, तो बेटा ये भी 40 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो ये 50 डिग्री सॉरी 100, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों? 80 डिग्री हो गया। ये आप नॉर्मल बनाएंगे, ये 10 डिग्री हो गया, और ये इधर चला जाएगा, ये भी 10 डिग्री हो गया। अब देखो मैं डेविएशन देखता हूं बच्चों, डेविएशन कितना आया यार? इस लाइट रे को यार ऐसे आना चाहिए था ना। कितना डेविएशन आया ये बता दो यार? 100। 180 माइनस 2 आई, 180 माइनस 2 इंटू 40 कितना आया? 100 डिग्री का डेविएशन, पहला डेविएशन। इस लाइट रे को ऐसे जाना था, ये तो इधर चली गई यार। ये एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल पूरा 180 था, ये आ गया आपका 160। 160 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री भी क्लॉकवाइज, तो टोटल कितना आया? 260 डिग्री क्लॉकवाइज यार। ये क्या हो गया? मैंने तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री कर दिया, एंगल ऑफ डेविएशन तो 260 डिग्री आ गया। पता है कमाल तो अब होगा बच्चों, लेकिन ये कमाल पता है कब होगा? जब इस बार मेरे कहीं से बिल्कुल ऐसे एक बार करो यार। जब तक करोगे नहीं ना, जब तक मजा नहीं आएगा। आप एक काम करो, आप एक काम करो, ये एंगल 50 डिग्री,
ये एंगल 50 डिग्री, ये लो, इसको 50 डिग्री कर दो यार, मैं कह रहा हूं 60 कर दो ना यार। सभी बच्चे प्लीज पेन कॉपी, सब बच्चों का पेन, सबके हाथ में पेन और कॉपी, और फिर करो इस क्वेश्चन को। इस एंगल को 60 डिग्री लो। मैं इस टॉपिक पे इसलिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि आप पीवाईक्यू जब देखेंगे ना एनएससीजीएस के, तो आप पाएंगे, और मैं करवाऊंगा भी, तो बड़े क्वेश्चन देखने को। एक बार करो बेटा प्लीज, एक बार इसको। इस बार एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है? आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी, जो भी बच्चे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं मुझे पता है, आप सभी बच्चे प्लीज करें एक बार इस क्वेश्चन को, प्लीज प्लीज प्लीज। नाइन्थ का भी, 10th का भी, सब बच्चा करे प्लीज। करो करो थोड़ा सा। कितना? पूरा कंप्लीट, आई वांट द कंप्लीट। क्या हम कुछ देर के लिए एक बार चैट ऑन कर लो एक बार बच्चों, यहां से करना पड़ेगा। ठीक है, चैट नहीं है ये। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट बेटा, आई वांट, एक मिनट। बेटा किया आपने? देखो करते हैं, चलो फटाफट करते हैं। ये 60 इधर जाएगा, 60 थोड़ा सा जल्दबाजी में करेंगे, 60 ये कितना आया बेटा? 30। 50 प्लस 30 80, कितना एंगल आएगा? 100। ये एंगल 100 आया। इस बार क्या हुआ? नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो ये नॉर्मल अगर है तो ये वाला, भाई इसके साथ नॉर्मल बनाया ना आपने, तो ये एंगल कितना आ गया आपका? 10 डिग्री, और ये इधर आएगा, ये 10 डिग्री। इस लाइट रे को ऐसे जानी चाहिए थी, ये इस बार ऐसे आ गई। पहला डेविएशन देखो ना यार आप, पहला डेविएशन यहां पर कितना आया बच्चों? 180 माइनस 120 कितना आया? 60 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में आया ये? कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है ये? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सेकंड डेविएशन देखो बच्चों, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे आया, कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। कितना है ये? 180। ये आप पूरा एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना आएगा? 120 आ गया। 120 आ रहा है ये बेटा, ये पूरा 120 आ रहा है ना यार, ये ऐसे जाना चाहिए था, ये लाइट रे को ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे आ गई, तो ये वाला 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, 20 ये हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, लेकिन 120 डिग्री इस बार कैसे आया है? ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सर मैं पहले तो आंसर क्लॉकवाइज में देख रहा था, तो सर क्लॉकवाइज में लेकर के आओ। तो अगर मुझे इसको क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना है, तो 360 में से इसको क्या करना पड़ेगा? कौन सा बेटा? अच्छा सॉरी बेटा, ये दिस दिस इज 160। ओके ओके फाइन। ये बेटा आपका ये जो सेकंड डेविएशन आया आपका, ये कितना आ गया आपका? 160 डिग्री। लेकिन ये 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आया, मुझे तो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना है। तो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है यार, अगर मेरे पास कोई क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा जाओगे आप, तो 360 में से वो माइनस कर दो आप। 360 माइनस 160, ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये कितना आया? 200 क्लॉकवाइज, और 60 डिग्री वो था,
टोटल कितना आया 260। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, हर बार 260 डिग्री आंसर कैसे लेकर के आ रहे हो? आप देखिए मैं क्या बदलता जा रहा हूं और क्या नहीं बदल रहा। यस, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलता जा रहा हूं बच्चों, लेकिन एंगल बिटवीन द टू मिरर्स में चेंज कर रहा। यानी प्यारे बच्चों नोट कर लो अब ये बात कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट एंगल। वो इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। वो जो दो मिरर्स है ना यार, उन दोनों यानी कि जो इंक्लिनेशन है दोनों मिरर्स के बीच का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? यानी कि उस थीटा के ऊपर वो कितना आया वो भी याद कर लूंगा। सर 360 डिग्री माइनस 2 थीटा कौन सी डायरेक्शन आई थी यार? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर 2 थीटा बात करूं, क्योंकि मैं 360 में से ये माइनस कर दूंगा, ध्यान रहे क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में अगर माइनस करना हो तो 360 में से क्या कर देना, माइनस कर देना यार। तो 2 थीटा किस में आ जाएगा? थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड ही नहीं करेगा। एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है। Two mirrors are inclined at an angle theta as shown in the figure. Light rays incident parallel to one of the mirrors. The ray will start retracing its path. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनएसजीएस में देखने को मिला होगा अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हो, और मैं तो चाहता हूं फिर से देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, एक 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 फंडा सोचो, चलो फंडा सोचते हैं। और आप मेरे से ये मत सीखना कि चंचल सर क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। आप चंचल सर से ये सीखिए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि पाथ जो है ना वो रिट्रेस कर रहा है यार। आप याद करो, मैंने आपको आज की क्लास में बताई थी कि पाथ रिट्रेस कब करेगा पार्टिकल, जब कोई भी लाइट रे, ये फंडा याद रहना चाहिए, ये स्फेरिकल मिरर में भी वैलिड रहेगा। जब भी कोई लाइट रे नॉर्मली फॉल करेगी, जब भी कोई लाइट रे नॉर्मली फॉल करेगी, तो वो पाथ हमेशा क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, बाउंस बैक हो जाएगी, सेम पाथ पे जाएगी। तो यानी कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद वो चाहता है, अच्छा खासा मैथ्स लगने वाला है। देखें सभी बच्चे, जो बच्चे 10th क्लास में उन्होंने पक्का ये क्वेश्चन कर रखा होगा, इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द सरफेस। मैंने इसके पैरेलल ले लिया, इंसिडेंट करवा दिया प्यारे बच्चे। तो यार ये अगर इंसिडेंट करवा दिया, जितना मैथ मुझे आता है के हिसाब से, तो ये एंगल थीटा होगा। ये थीटा होगा तो प्यारे बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी यार, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यार लाइट रे गई, ये एंगल कितना हो गया यार का? अब लाइट रे जाएगी यहाँ, अब यहां पर क्या? अच्छा अब आप एक बात बताओ, लाइट रे यहां गई, यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली, तीसरे रिफ्लेक्शन से रिट्रेस करेगा। यानी ये तो कंफर्म है, इस लाइट रे को, इस लाइट रे को अब यहां आना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आना पड़ेगा इसको। कैसे आना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 हो गया सर। मैं यहां पर
नॉर्मल बनाता हूं, नॉर्मल बना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये कंप्लीट एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा बच्चा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाय 2। कुछ बच्चों के दिमाग में पता क्या आ रहा है यार, पक्का आ रहा होगा, मैं बता देता हूं आपको, होंगे सर क्यों बेवकूफी भरे काम कर रहे हो, ये 90 ये थीटा, ये थीटा। अरे यही तो बोलोगे कि सर ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, लेकिन मुझे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या मिलने वाला, कुछ ही नहीं मिलने वाला, मुझे थीटा चाहिए, थीटा सॉल्व, इसलिए अलग अप्रोच से गया। ये एंगल कितना हुआ, ये कंफर्म हो गया ना, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि पूरा एंगल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट्स। ओके, अब बताओ यार मुझे, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, सर ये पूरा एंगल क्योंकि नॉर्मल बनाया हुआ है, ये पूरा एंगल 90 है बेटा, नहीं 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 नहीं, ये एंगल कितना आएगा, ये पूरा 90 है ना यार, 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2। जो बच्चा यहां पहुंच गया ना उसका सवाल हो गया, जो बच्चा इस अप्रोच पर पहुंच गया उसका सवाल में कुछ बचा ही नहीं। तो ये एंगल कितना आया 90, अच्छा ये 180 माइनस 90, तो ये बेटा 90 प्लस थीटा बाई 2 हो गया ये एंगल, दिस वन, इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस थीटा प्लस 90, इट इज इक्वल टू व्हाट 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये उधर गया 90, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 आ रहा है मेरे ख्याल से सॉल्व करने पर, और थीटा इज इक्वल टू 30, 2 थीटा 180 माइनस 90, 90 इज इक्वल टू 3 थीटा। बेटा सुनिए, 90 प्लस थीटा बाई 2 प्लस थीटा इज 90, एलसीएम लिया 90 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा, तो दिस इज 90 प्लस 3 थीटा, और 2 को उधर गया तो 180, 180 माइनस 90 इज 90, इट इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बताओ कुछ मुश्किल था क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं था प्यारे बच्चों, मुश्किल पता है क्या था इसके, एक बार पेन उठा करके क्वेश्चन को करना, उसको स्टार्ट करना, वो इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट, जिसने वो कर दिया तो मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा होगा इस क्वेश्चन। ये देखिए, ये चीज कभी हो सकता है पूछ ले, अगर हमने इंसिडेंट रे को बच्चों फिक्स रखा, हमने इंसिडेंट रे को क्या रखा, फिक्स्ड रखा, और मिरर को थीटा डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो जो पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे थी और जो नई वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों के बीच यानी कि वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, वो 2 थीटा से रोटेट, क्योंकि थीटा से तो नॉर्मल रोटेट हो गया और थीटा से इंसिडेंट, तो टोटल रोटेशन कितनी आ गई, टोटल रोटेशन, यानी अगर मैं थीटा डिग्री से रोटेट करूंगा तो वो क्या आएगा आपका 2 थीटा फाइनली रोटेट हो जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ बेटा, सुनो इसको ऐसे समझ लो आप कि सर ये लाइट रे आई, ये ऐसे चली गई, ये फिक्स्ड इंसिडेंट रे है प्यारे बच्चों, ये फिक्स्ड इंसिडेंट रे है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आई। अब हमने क्या किया, हमने इसको, ये जो आपका मिरर था, लेटस से इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, तो नई रिफ्लेक्टेड रे ये आएगी, दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, तो
अगर मैंने इसको थीटा डिग्री से रोटेट किया था तो पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना आएगा प्यारे बच्चों? पुरानी वाली और नई वाली के बीच का ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी करवाया बिल्कुल उसके आइडिया के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये है, ये कोई पैराबोलिक मिरर है। क्या है ये? पैराबोलिक मिरर है कोई। ठीक है, इसकी इक्वेशन है, लेट अस से कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अस से द इक्वेशन इज 4x। इक्वेशन इज दिस। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि एक लाइट रे, एक लाइट रे पैरेलल टू x एक्सिस आई and it becomes vertical after reflection। एक लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस पैराबोलिक मिरर के ऊपर, इस कर्व्ड मिरर के ऊपर, एंड इट बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो गई? वर्टिकल हो गई बच्चों। हमें बताना क्या है? हमें तो बस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। कैसे करेंगे सर? नॉर्मल तो यही रहेगा यहां पर, ये तो नॉर्मल हो गया। यहां पर टेंजेंट बनाओ सर आप। यहां पे टेंजेंट बनाता हूं मैं, ये टेंजेंट बना दिया। ये लो, तो यार ये एंगल 45 डिग्री, ध्यान से देखना, ये एंगल 45 डिग्री। क्लियर? तो सर ये पूरा 90, तो ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। आपको बच्चों याद हो, अगर सभी बच्चों को पता होगा, 9th वालों को भी और 10th वालों को भी, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट या बच्चों स्लोप ऑफ ग्राफ किसी भी पॉइंट पर किसके इक्वल आता है प्यारे बच्चों? वो dy बाई dx के बराबर आता है यार। किसके बराबर आता है? dy बाई dx के। देखो जरा, लेकिन वो एक चीज और होती है, एक चीज, टेंजेंट ऑफ थीटा। आपने इस ग्राफ पर ये टेंजेंट बनाया, अप्रोच रिमेन्स द सेम, सेम अप्रोच। टेंजेंट बनाया, इस टेंजेंट का ये एंगल मैंने ज्योमेट्री की मदद से फाइंड आउट कर लिया यार। कितना आया? 45 डिग्री। तो यानी मुझे dy बाई dx पता लग गया, 1045, यानी कि सर मुझे dy बाई dx पता लग गया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1। dy बाई dx इज इक्वल टू 1। dy बाई dx 1 के इक्वल आ गया। का यूज, सर इक्वेशन दे रखी है आपको, dy बाई dx निकालिए। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में बच्चों। 2y and the derivative of y is dy by dx 4 and the derivative of x is 1। 2y dy by dx is 1, it is equal to 4। तो बच्चों y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? कि y कहां पर है? यही तो y है।
और जहां y2 है वहां x भी पता लगा लेंगे यार। x कितना आएगा आपका, पुट करेंगे जब आप इसमें प्लग इन करेंगे, y2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4, x इज इक्वल टू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1। यानी कि इस तरह का कोई भी सरफेस आपको कर्व दे रखा होगा, उसकी इक्वेशन दे रखी होगी, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाए विद द गिवन इंफॉर्मेशन, ये एंगल फाइंड आउट करें, ये भी हो जाएगा। और फिर हम dy बाई डी एक्स निकाल करके फिर बाकी का पैटर्न आप देखिए कैसे हम करें। जल्दी से एक बार नोट करें फटाफट से। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ये भी बड़ा अच्छा सा टॉपिक है आपका, फील्ड ऑफ व्यू। तो बच्चा फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड रेस क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। अगर ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है तो उसको उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखिए यार, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे? इसका फील्ड ऑफ व्यू ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल बॉटम एंड पर लाइट रह गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, इधर चली, बिल्कुल टॉप एंड पर लाइट रह गई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो सारा का सारा रीजन आएगा, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू आएगा। अगर ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, अगर ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है तो उसको इमेज दिखाई नहीं दी। क्लियर है? तो मैं फील्ड ऑफ व्यू के जो क्वेश्चंस है ना, वो कल की क्लास, मैंने नेक्स्ट क्लास के अंदर करूंगा। मैं थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर के पार्ट पर जाना चाह रहा हूं, तो अभी आप फील्ड ऑफ व्यू को इतना रखिए, इसके क्वेश्चंस एक साथ करूंगा। मेरे रुक जाइए, ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि प्लेन मिरर बहुत हो गया है। प्लेन मिरर में अभी इतना करेंगे, जो कुछ और जो पार्ट है वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। क्या आप चाहो तो कर सकते हैं, अभी कर लो, चलो पहले कर लो। तो फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या हुआ आपका, वो रीजन जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होंगी और जहां पर आप क्या देख पाएंगे, इमेज देख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन, एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से कि यहां बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रखी है आपके पास, यहां ऑब्जेक्ट रखी है, यहां से वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, यहां से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया, यहां से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और इस प्लेन मिरर की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है, ये जो आपकी वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के ऊपर एक आदमी चलना शुरू करता है, इस वाई एक्सिस पर एक आदमी चलना शुरू करता है, और अब आपसे ये पूछा जाता है कि कितनी लेंथ में वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा। तो बच्चों ये 3 सेंटीमीटर पर है, इसकी जो इमेज बनेगी वो 3 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। एक बात तो ये हो गई, प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है, लाइट यहां से जाएगी, तो देखिए लाइट रे
यहां आ गया, लाइट रे यहां गई, ये आ गई। बेटा देखो, लाइट रे यहां गई, इधर चली गई, लाइट रे यहां गई और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, इमेज बन गई। जब ये ऑब्जर्वर इस लाइन पर चलना शुरू करेगा तो उसको सिर्फ यहां से यहां तक, ये जो रीजन है आपका, ये फील्ड ऑफ व्यू है। इसी रीजन के अंदर उसको क्या दिखाई दे पाएगा? तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे पाएगी। उसको क्या दिखाई दे पाएगा? उसकी इमेज दिखाई दे पाएगी। तो मान लो यार ये लेंथ y1 है यार, और बच्चों ये लेंथ आप मान ले कितनी है आपकी, ये y2 है यार। y2 माइनस y1 अपना आंसर आएगा। ये एंगल मान ले θ1 और ये एंगल पूरा मान ले θ2। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, tan θ1 इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3। बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर इज y1 अपॉन बेस, बेस इज 7। तो बच्चों y1 कितना आ गया आपका? 7/3 आ गया। अब इस बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट ऑफ θ2 इज इक्वल टू, अब यहां देखो इस वाली में, यहां पर tan θ2 इज 3/3 एंड इन दिस कंप्लीट ट्राइंगल दिस इज y2 डिवाइडेड बाय 7। तो बेटा y2 कितना आ गया आपका? 7 आ गया। कोई आपसे ये भी पूछ सकता था बच्चों कि वो कोऑर्डिनेट्स बताओ जहां पर उसको इमेज दिखाई दे पाए। तो वो 7/3 से देखना शुरू करेगा और 7 तक देखेगा। वो रीजन अगर आपसे पूछे तो 7 - 7/3 हो जाएगा 14/3। आई होप सबको समझ में आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो बच्चों आप एक बात बताइए, आपको ये बात पता है कि ये प्लेन मिरर है आपका, ये एक्स यानी यहां ऑब्जेक्ट, ये वाई यहां आपकी इमेज। ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स इक्वल टू, मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि सर डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो ऑपोजिट है। डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है? वो ऑपोजिट है बच्चों। मैं कहता हूं इसको डिफरेंशिएट कर दो यार। dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy बाई dt। बेटा क्या सभी बच्चों को समझ में आ पा रहे हैं कि मैं आपके रिएक्शन से देखना चाहूंगा? थके तो नहीं है आप लोग? बहुत शानदार रिप्लाई आ रहा है बच्चों का, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या सारी चीजों? मैं पता नहीं कुछ, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि मैं यहाँ से ऑन नहीं कर पा रहा हूँ आपकी, आप लोग चैट कर पाए, नहीं तो मैं आपको अलाउ करता। ठीक है, इट्स फाइन। तो ये dx बाई dt क्या चीज है? ये dx बाई dt ये ऑब्जेक्ट थी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये बात आपने नाइन्थ वालों ने तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे। ये VOM का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। VO माइनस VM is equal to minus of Vi plus Vm. And here comes the very important result. VO plus Vi
VO plus VI is equal to 2VM. These all velocities are perpendicular to the mirror. परपेंडिकुलर, जो भी कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है बेटा, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला है। डन, ओके, डन डन। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, VO प्लस VI इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM। मेरे ख्याल से देखो इसमें पता क्या ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, वो अभी आगे आएंगे जब बताएंगे। यहां पर देखो बेटा आप कि सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो +2 मीटर पर सेकेंड। सर मिरर पीएम नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है -1 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास तो फॉर्मूला है सर, VO प्लस VI इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM। कोई मुश्किल काम नहीं है, VO इज टू VI पता लगाना है, इज इक्वल टू 2 × -1, VI इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो इमेज है आपकी वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई दिखाई देगी, 4 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई दिखाई देगी। नेगेटिव साइन का मतलब तो ये। डन। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर पैरेलल में देखो ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसके मिरर के पैरेलल जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पता क्या होगी यार, 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, बस खत्म बात। मिरर के पैरेलल मूव करेगा तो पैरेलल कंपोनेंट ही रह जाएगा, ये जो मिरर जिस मर्जी वेलोसिटी से पैरेलल मूव करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे प्लीज सभी बच्चे। आप इसमें क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, दो कंपोनेंट ले लेंगे, पैरेलल वाला तो इसका एज इट इज रहेगा और परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर। ये आपको खुद से ट्राई करना है। तो प्लेन मिरर, उनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, बड़ा शानदार टॉपिक, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे आज की। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर होंगे तो इमेज कहां कहां बनेगी, तो क्वेश्चन के साथ देखो। देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट रखी है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट रखी है यहां पर, यहां से 3 सेंटीमीटर पर और यहां पर 2 सेंटीमीटर पर। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, एक बार पहले मैं करके दिखा रहा हूं, फिर बड़े आसान तरीके से 2 लाइन के अंदर इसका आंसर निकालें। देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज, पहली इमेज यहां से 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, ये I1। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन तो इस मिरर में भी हो रहा है, ये पीछे I1 डैश बनेगा। ये कितनी दूरी पर बनेगा प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर। नाउ प्लीज टेक केयर, I1 अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। इस मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है, 3 + 2 5, 5 + 2 7। यहां से 7 सेंटीमीटर, यानी कि अब जो सेकंड इमेज बनी I2 डैश, वो यहां से 7 सेंटीमीटर पीछे। लेकिन ये जो इमेज बनी है ये इसके लिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट है, तो ये 3 + 2 5, यानी कि इससे कितना पीछे बनने वाला है, 5 सेंटीमीटर पीछे बनने वाला, ये I2। I2 now will act as an object for this mirror, है ना, मल्टीपल बहुत इमेज बनेंगी। 5 + 5 10, यानी कि अगली इमेज यहां बनेगी 10 सेंटीमीटर पर, I3 पर, यहां बन गई I-3। सर
ये I2 डैश इसके लिए काम करेगी। 7 + 5, 7 + 5 12, यानी यहां से 12 सेंटीमीटर I3। एक एक सॉरी, मैं ये I1 की नहीं बनाई ना अभी। I1 डैश की कितनी बनेगी? 3, 3 + 5 8। ये पहले 8 बनेंगे ना एक यहाँ पर। मैंने यहाँ इधर देखो, एक एक सेकंड हमने इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा जब कितना डिस्टेंस आया? 3, 3 + 5 8। तो सेकंड इमेज 5 पर नहीं 8 पर बनेगी ना। बेटा एक बार देखना, हल्की सी हम गड़बड़ कर गए। 3 सेंटीमीटर + 5, 3 + 5 = 8, 8 सेंटीमीटर यहाँ बनेगी। 2 पर तो ये बनी गई थी, ये वाली 2, अगली वाली ये वाली बनानी थी। अब अगली बार इसके लिए ये वाली 7 + 5 12, अब 12 सेंटीमीटर। सर ये तो आप ही कंफ्यूज हो गए, आपसे गड़बड़ होगी तो हम क्या करें? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये M1 और ये M2, समझ में आ गई बात? M1 और M2 दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसकी पहली इमेज कहां बनी है? पहली इमेज 3 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ये देखिए 2 सेंटीमीटर पर और 3 सेंटीमीटर। इसकी पहली इमेज कितनी दूरी पर बनेगी? 3 सेंटीमीटर पर। इसकी पहली इमेज 2 सेंटीमीटर। नाउ प्लीज एवरीबडी ऑन द बोर्ड, ये पहली इमेज बन चुकी भैया। दूसरी इमेज, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? 5। 3 + 5 8, 5 + 2 7, 7 + 5 8 + 5। पहली इमेज कहां बनी? 2 पर। अगली कहां बनी? 8 पर। अगली कहां बनी? 12 पर। यहां पर आओ, पहली कहां बनी? 3 पर। अगली कहां बनी? 7 पर। अगली वाली देखो हमने गड़बड़ कर दी। 7 ये इस वाले मिरर के लिए 7 + 5 कितना? 12, वो तो आ गया है। अच्छा अब इसके लिए ये वाला देखो ना, 8 + 5 13, ये 13 पर। यानी कि हमको क्या करना है बेटा? पहली इमेज तो लिख देनी है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, और जो भी सेपरेशन था वो एड ऑन करते चले। वो क्या करते चलेंगे? वो हम एड ऑन करते चलेंगे, एड ऑन करते। ठीक है। अगला बेटा, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर ऑफ मिरर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अगर दो मिरर से उनके बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है बच्चों, अगर उनके बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो कितनी इमेज बनेंगी? तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? आप सबसे पहले 360 डिग्री अपॉन थीटा फाइंड आउट कीजिए। मान लो ये m आ रहा है, ये 360 डिग्री अपॉन थीटा अगर इवन आया तो हमेशा नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई आपकी? m-। ठीक है। अगर ओड आया, ओड में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली रखी है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पर रखी है, या फिर उसके अलावा कहीं और रखी। अगर एंगल बाइसेक्टर पर रखे तो नंबर ऑफ इमेज विल बी m-1, और अगर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखी तो नंबर ऑफ इमेज विल बी m। ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये सब चीजें एक बार आप पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। मैं एक बार आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन एक बार करना चाह रहा था, रुकना। एनएससी जीएस के प्लेन मिरर पे जो अब तक हमने किए ना, उसके करवाता हूँ। क्या हो? एनएससी जीएस में आया हुआ क्वेश्चन
प्यारे बच्चों, एनएससी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये 2-3 क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास इतनी रखेंगे। नेक्स्ट क्लास और इंपॉर्टेंट होने वाली, आज की क्लास सिर्फ मैंने प्लेन मिरर पर रखी बिकॉज इज द वेरी फर्स्ट क्लास। अगली क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगली क्लास से आपको एनएससी जीएस के अंदर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आज की क्लास से नहीं मिला तो अगली क्लास में 101% मिलेगा, क्योंकि या तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा या फिर तो आपका स्फेरिकल मिरर है वहां से। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए लाइट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम ऑफ मिरर एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, व्हाट इज द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द रे। यानी कि हमें ये एंगल बताना है यार, ये एंगल पूछा। कैसे करें, देखो सर, व्हेन इट इमर्जेस आउट ऑफ आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, इसमें एंगल मिसिंग है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे डायरेक्टली भी तो पता है ना, मुझे क्या पता है, डायरेक्टली भी पता है। एक सेकंड रुकना, इस क्वेश्चन के अंदर एक सेकंड, एक सेकंड, ये वाला जो क्वेश्चन था एक बार देखना इस, है ना। ओके ओके, ये एनएसजीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। ये एंगल गिवन है बेटा, ये एंगल 50 डिग्री गिवन है वैसे। ये एंगल कितना गिवन है, 50 डिग्री। मैं चाहता हूं एक बार सभी बच्चे ट्राई करें, फटाफट से सभी बच्चे ट्राई करें। दिस क्वेश्चन गिवन, ये 50 तो बेटा ये कितना 50, ये 50 तो ये 40, ये 40 तो बेटा आप ये देखिए जरा, 70 प्लस 40 100, 10 110 तो ये कितना आया 70। तो बच्चों ये 20, ये वाला भी 20। अच्छा एक्चुअल में आप है ना इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, सुनो, अगर कुछ नहीं भी दे रखा, एनएसएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे देख लो बेटा, ये लाइट रे इसके पैरेलल आ रही है ना यार, ये लाइट रे इसके पैरेलल आ रही है, इसके पैरेलल आ रही, तो ये 70 तो ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20, तो ये 20 तो बच्चों ये कितना 70, 70 70 140, 140 तो ये कितना हो गया 40, 40 तो आएगा। ये बच्चों कितना 50, ये कितना 50, ये कितना 40। क्लियर है। तो अब आप देख लें यार, इस ट्राइंगल के अंदर 40 ये और ये वाला 100, तो ये वाला एंगल कितना आया 40 डिग्री, पूरा 180 डिग्री, तो ये कितना आएगा 140 डिग्री। 140 डिग्री ऑप्शन सी। बताओ कुछ मुश्किल था क्या। क्लियर है, डन। हम पता है ये सब किए बिना भी कर सकते। डेविएशन कितना आया, ये रहा फाइनल 2 थीटा, कितना आ गया 140, दैट्स ऑल। अरे यही आएगा, देखो अब ये नहीं करना, ये भी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन और करो बेटा एक बार, ये क्वेश्चन और करते हैं एक बार। As shown in the adjacent figure, two plane mirrors M1 and M2 are inclined to each other at an angle of 70 डिग्री। दे रखा है 70 डिग्री बच्चों। इंसिडेंट रे ए बी, ए बी ये वाली रे है, ये दिस इज इंसिडेंट रे, अगर डायग्राम क्लियर नहीं हो, मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ऑन M1,
This ray after reflection at B on M1 and further at C on M2 travels along the ray CD such that the path CD is parallel to M1. थीटा बताना है यार, थीटा बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। बेटा ये कितना हो गया यार, ये 70, क्योंकि ये इसके पैरेलल गया ना, गिवन है क्वेश्चन में 70। ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा 70, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 20, ये पूरा 90, ये 70। देखें ध्यान से, 70 70 140, ये कितना आया प्यारे बच्चों, ये आपका कितना आ गया 70 70 140 140, ये 40 आ गया, थीटा 50 आ गया। बताओ कुछ मुश्किल था क्या यार? ये और कर दो यार, ये और कर दीजिए आप फटाफट। फटाफट कीजिए प्लीज। बेटा फील्ड ऑफ व्यू, एक गुड़िया का मैसेज आया कि सर प्लीज रिपीट फील्ड ऑफ व्यू। बेटा फील्ड ऑफ व्यू नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से बता देंगे, अभी इस क्वेश्चन को कर लो उसके बाद बताएंगे। आई जस्ट सीन द मैसेज। एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए प्लीज। टू प्लेन मिरर्स M1 and two plane mirrors M1 and M2 have their reflecting faces inclined at angle theta. Mirror M1 receives AB, ये रहा, ये M1 है बच्चों, ये M1 है, यहां पर AB लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट्स इट एट B, B पर रिफ्लेक्ट हो गया यहां पर, एंड सेंड इट एज BC, यहां आ गया और फिर यहां चला गया, यानी कि यहां आया और फिर यहां चला गया। ठीक है, द एंगुलर डेविएशन डेल्टा सफर्ड बाय द रे AB, टोटल डेविएशन कितना आया? कुछ नहीं करना, ये रहा, क्या रॉकेट साइंस है इसमें, 360 डिग्री माइनस टू थीटा, इससे नहीं घबराना है। क्या मैंने जो पढ़ाया वो खराब गया क्या? आपने देखा कि तीन, ये एनएससीजीएस का क्वेश्चन है, ये वाला भी एनएससीजीएस का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एनएससीजीएस का क्वेश्चन है। ये जो इससे पहले जो करवाया था आपको, कहां गया वो, कहां गया, ये भी एनएससीजीएस का क्वेश्चन, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया आपको जहां भी था वो भी एनएससीजीएस का था। ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये भी एनएससीजीएस का ही क्वेश्चन था, ये भी एनएससीजीएस का क्वेश्चन, ये कर दो ना यार, ये भी एनएससीजीएस का ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। टू प्लेन mirrors O and OB are inclined at an angle theta as shown in the figure. A ray of light incident parallel to BO, ये अगर पैरेलल है तो फटाफट कर लो, ये थीटा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होगी जो भी कह रहा है। द रे फाइनली इमर्जेस पैरेलल टू OA, लाइट रे ऐसे आएगी और ये पैरेलल चली गई ऐसे, अगर ये ऐसे पैरेलल गई तो ये थीटा, तो ये भी कितना हुआ थीटा। हमें थीटा बताना प्यारे बच्चों, थीटा ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा। याद है किया था ऐसा ही क्वेश्चन, क्या बनाओ नॉर्मल, अरे नॉर्मल बना दो यार, ये 90 माइनस थीटा, कौन सा 90 माइनस थीटा, ये इतना इतना 90 माइनस थीटा। अच्छा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, करो एक बार जल्दी से कर दो। 180 माइनस थीटा से करोगे तो बात मुझे लगता नहीं बनेगी। फटाफट से करें एक बार, बेटा एक बार प्लीज सभी बच्चे करें, एक बार बताएं मुझे आंसर, एंगल बता दें क्या आएगा।
थीटा की वैल्यू बतानी है बेटा? आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा तो है द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज कितना आएगा यार? ये तो हो गया ना यार, क्या कर रहे हो? ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा? तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 60, ऑप्शन बी, खत्म। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि चैट आपके ऑप्शन मैं आपकी ऑन रखूंगा, इस बात तो नहीं हो पाई। तो बच्चों आप सुनो जरा ध्यान से, जो काम हमने आज की क्लास में किया है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी, मैं देख रहा हूं रेगुलरली, मतलब बहुत बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं अभी तक। आज की क्लास में हमने किया उसमें से बिल्कुल हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिले, और पूरी कोशिश है कि मिलना ही चाहिए, आपको इसी हिसाब से पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक तो फील्ड ऑफ व्यू के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ फील्ड ऑफ व्यू के करवाएंगे, स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चंस होंगे, और साथ में रिफ्रैक्शन, गारंटेड गारंटेड। अगली क्लास से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलेगा, एनएसजीएस के श्योर शॉर्ट मिलेगा। अगली क्लास आपको अटेंड करनी है, और वो क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी चले, और बच्चों आपको इसके नोट्स भी साथ साथ रखने। एक एनएससीजीएस की पीवाईक्यू की बुकलेट आएगी, खैर वो आपको लेने की जरूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के हर एक टॉपिक के करवाऊंगा ही कर। जो आपको असाइनमेंट मिली है, हो सकता है आप आज की क्लास में उसके क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस आज मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा से करने ही करने ही। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।